तो यूनिट 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसके अंदर हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया है। तो हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हमें ये पता है कि डिमांड कब शिफ्ट होती है, हमें ये पता है कि डिमांड का मूवमेंट कब होता है, लेकिन कितनी डिग्री से होता है हमें ये नहीं पता। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें उस डिग्री के बारे में ही बताएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये एक डिग्री है, किस चीज की डिग्री है? ये एक रिस्पॉन्स शो करती है। अब ये रिस्पॉन्स किस चीज का शो कर रही है? टू द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से हमारी डिमांड में कितनी डिग्री से चेंज होता है वो हमें बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको 5 डिग्री बता देती हूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्री क्या होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 5 डिग्री है इलास्टिसिटी की, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिट इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो इसका मतलब क्या है? हम रिलेशन पढ़ रहे हैं प्राइस और डिमांड के बीच का। ठीक है, मैं कह रही हूं कि प्राइस में चाहे जितना मर्जी चेंज आ जाए, उसकी वजह से मेरी डिमांड चेंज नहीं हो रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या चल रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में उस कमोडिटी की प्राइस क्या चल रही है, मेरी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है? जरा सी भी चेंज नहीं होती है। अगर मैं किसी कमोडिटी की 2 यूनिट खरीदती हूँ, तो चाहे उसकी प्राइस 5 थी, मैंने तब भी 2 खरीदी, 10 हुई मैंने तब भी 2 खरीदी, 15 हुई मैंने तब भी 2 खरीदी। अगर मुझे खरीदना है तो उसे खरीदना है और उतनी ही क्वांटिटी का खरीदना है। तो दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि जहां पर हमने डिमांड को चेंज नहीं करते। तो ऐसे में आपकी जो इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर आप कहोगे? आपकी डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, यानी कि इलास्टिसिटी किसके बराबर है? 0। यहां मैंने आपको यही बता दिया कि इलास्टिसिटी किससे आपको लिखना है। ईडी को क्या बोलेंगे यहाँ पे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इसका आपको यूज करना है सिंबल। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम क्या होगा? देखो, नीचे सब में क्वांटिटी डिमांडेड है और यहाँ पे प्राइस है। मैंने एक में लिख दिया, बाकी सब में अंडरस्टूड है कि यही लिखना है। मैं कह रही हूँ प्राइस चेंज हो रही है, पहले प्राइस यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, यहाँ हुई, चेंज होती जा रही है। लेकिन जो मेरी डिमांड है वो यहाँ पर है, वो कॉन्स्टेंटली ऐसी ही चल रही है, सेम। चाहे प्राइस कितनी भी हो, हम सेम चीज डिमांड कर रहे हैं। हम इस वाली प्राइस पे भी इतना ही डिमांड कर रहे हैं, इस पे भी इतना ही कर रहे हैं, इस पे भी इतना ही कर रहे हैं। डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, डिमांड बिल्कुल सेम है। तो आपको ये डिमांड कर्व की शेप क्या दिख रही है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको शेप याद रखनी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा बनता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब उसके बाद चलते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पे लेस देन यूनिट इलास्टिक की अगर बात करूं तो इसका कहना है द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या मतलब है इसका? कि जितनी परसेंटेज से मेरी प्राइस चेंज होती है, उससे कम परसेंटेज से मेरी डिमांड चेंज हो रही है, यानी कि प्राइस में चेंज होने का मेरी डिमांड पे बहुत कम फर्क पड़ा। जैसे कि हम अपने घर में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, नमक। ठीक है, नमक एक टाइम पे 3 रुपए का, 4 रुपए का, और जब मैंने होश संभाला था तो तब मैं जब एक बार नमक की थैली खरीद के लेकर आई थी तो वो 7 रुपए की थी, और आज मेरे ख्याल से शायद वही टाटा नमक 35 रुपए का होगा, 35 या 40 का। अभी मेरे को रिसेंट वाला रेट इतना ध्यान नहीं है, जो लेटेस्ट मुझे ध्यान है वो 35 रुपए मुझे ध्यान है। ठीक है, तो अब नमक का ना इस्तेमाल हम लोग कुछ कुछ चीजों में ही करते हैं। नमक कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंधाधुंध इस्तेमाल होती है। तो अगर नमक 7 से 35 रुपए हुआ है तो उसकी वजह से मेरा जो यूसेज होगा, जो क्वांटिटी में डिमांड कर रही होंगी, उसे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा होगा। ऐसी चीज नहीं है जिसको लोग एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, भाई जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही प्राइस मेरी सपोज करो 20% से चेंज हुई, तो प्राइस भले 20% से चेंज हुई हो, मेरी डिमांड 5% से चेंज हुई।
मैंने बहुत ज्यादा डिमांड को चेंज नहीं किया, क्योंकि वो कमोडिटी ऐसी है जिसका प्राइस भले ही चेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में इसका कर्व कैसे बनेगा? देखो मैं कह रही हूं कि प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, प्राइस का चेंज आपको ज्यादा दिखेगा। पहले प्राइस यहां थी तो प्राइस यहां पर है, पर उससे हमारी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक डिमांड कर्व यहाँ पे बनाया, ठीक है। पहले जब प्राइस इतनी थी तो हम क्वांटिटी इतनी डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस ओपी थी तो हमने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी? ओक्यू। जब प्राइस ओपी 1 हुई तो हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड करनी शुरू कर दी? Q1। देखो बहुत ज्यादा डिमांड चेंज नहीं हुई है, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हुई है उतने सेम परसेंटेज से आपको क्वांटिटी चेंज होती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारी डिमांड है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, और ऐसे डिमांड कर्व को बोलते हैं स्टीपर डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं? स्टीपर। इसके डिमांड कर्व का नाम क्या है? स्टीपर। नाम याद रखना है, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड ज्यादा चेंज नहीं हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिट मतलब 1, यानी कि यहां पर जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो किसके बराबर है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर है। कि जितने परसेंटेज से हम डिमांड को चेंज करते हैं, मैंने 50% से अपने प्राइस को चेंज होते हुए देखा तो डिमांड भी मेरी 50% से चेंज हो गई, इक्वल, ठीक है। तो यहां पर हमारी डिमांड कैसी हो गई है? यूनिटरी इलास्टिक। अब ऐसे में हम डिमांड कर्व बनाएंगे ये, और ये जो मैंने डिमांड कर्व बनाया है, देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी पहले थी, उसके बाद मैंने चेंज किया, प्राइस चेंज हुई तो क्वांटिटी भी चेंज हुई। क्या आपको दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं? थोड़ा सा वेरिएशन दिख सकता है क्योंकि मैंने बोर्ड पे बनाया, आप अपने हाथ से बुल के मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो इक्वल दिखेगा। तो ऑलमोस्ट इक्वल ही दिख रहा है आपको चेंज। यूनिटरी इलास्टिक में जो डिमांड कर्व होता है उसकी शेप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नाम ध्यान रखने हैं सभी डिमांड कर्व के। अब बात करते हैं मोर देन यूनिट इलास्टिक की। अब मोर देन यूनिट इलास्टिक की अगर आप बात करोगे तो यहां पर हम कह रहे हैं when percentage change in demand is greater than percentage change in price, यानी कि जितनी परसेंटेज से प्राइस चेंज हुई उससे ज्यादा से मैंने डिमांड चेंज कर दी। सपोज करो अभी फिलहाल जो पेट्रोल का प्राइस है वो 95 to 100 के बीच में है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हुई। लेकिन ये जो प्राइस चेंज हुई है ना, इसकी बहुत ज्यादा परसेंटेज से डिमांड चेंज होगी। लाइन लग जाएगी पेट्रोल पंप पे। अभी तो 5 रुपए चेंज होगा ना तो भी लाइनें लगनी शुरू हो जाएगी, तो सोचो लोगों में कितनी भगदड़ मच जाएगी उस टाइम पे। तो यहां पर आपको जो डिमांड में चेंज होने का इफेक्ट दिखेगा ना, वो बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारी कमोडिटीज में होता है कि जितने परसेंटेज से उनकी प्राइस चेंज हो रही होती है ना, उसके ज्यादा परसेंटेज से उनकी डिमांड चेंज होती है। तो ऐसे में हम कह रहे हैं कि डिमांड में चेंज ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब डिमांड में चेंज ज्यादा देखने को मिलेगा तो आपका डिमांड कर्व होगा मोर इलास्टिक, जिसे बोलते हैं फ्लैटर। अब देखो मैं कह रही हूं कि पहले प्राइस इतनी थी, इस ओपी प्राइस पे ओ की क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे थे, प्राइस चेंज हुई P1 में चेंज हो जाने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आई Q1। देखो प्राइस का चेंज देख लो और क्वांटिटी का देख लो, ज्यादा दिख रहा है ना। तो ऐसा डिमांड कर्व क्या कहलाता है? फ्लैटर डिमांड कर्व, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में सारी चीजें। लास्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब प्राइस में क्या चेंज हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी डिमांड चेंज होए जा रही है, होए जा रही है, होए जा रही है। प्राइस में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डिमांड चेंज हो जा रही है। यानी कि जहां पर डिमांड पे प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम उसे चेंज करते जा रहे हैं। हमारी डिमांड कहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? इन्फिनिटी तक। तो भाई अब इसको क्या करें? मैं कह रही हूँ प्राइस चेंज नहीं हो रही, डिमांड चेंज हो रही है सिर्फ। तो ये रहा मेरा डिमांड कर्व, जहां पे पहले यहां पे था डिमांड, फिर Q2 पे हुआ सेम प्राइस पे, फिर Q3 पे हो गया। तो डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड चेंज होती जा रही है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसा दिख रहा है आपको डिमांड कर्व? यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो इलास्टिसिटी है ना, वो 0 से लेकर कहां तक जाती है?
इन्फिनिटी तक जाती है। तो जो हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ईडी का आंसर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, उसी के बीच का रहेगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक कि 5 डिग्रीज होती है परफेक्टली इनलास्टिक, जहां पे डिमांड चेंज होती ही नहीं है। लेस देन इलास्टिक चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस में चेंज होने से थोड़ी कम चेंज होती है। यूनिटरी इलास्टिक में दोनों का चेंज होने का परसेंटेज सेम रहता है। मोर देन यूनिट इलास्टिक में डिमांड ज्यादा चेंज होती है, प्राइस कम चेंज हो रही होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारी डिमांड लगातार चेंज हो रही है, प्राइस में चेंज हो चाहे ना हो। ठीक है, ओके। अब जब आप ईडी कैलकुलेट करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि आपका जो ईडी का आंसर है ना, वो हमेशा नेगेटिव आता है। ईडी का आंसर हमेशा, यानी कि इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि आप ये इलास्टिसिटी किसके बीच की पढ़ रहे हो? प्राइस और डिमांड के बीच की। और प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा है? प्राइस और डिमांड का रिश्ता कैसा है? इनवर्स, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले लोग हैं। जो दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उनके बीच में हमेशा नेगेटिविटी रहती है। तो इसीलिए हमेशा प्राइस और डिमांड के बीच की इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आएगा। वो नेगेटिव साइन सिर्फ क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो हमने डिग्रीज पढ़ ली हैं, हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो यूनिट 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड के अंदर ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा। हमने लास्ट क्लास में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी को मेजर करने के कितने मेथड्स होते हैं। 3 मेथड होते हैं। एक था हमारा परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, और ये तीसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो हम परसेंटेज मेथड को, प्रोपोर्शनेट मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड क्या होते हैं। तो देखो, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? यहां हम इलास्टिसिटी को चेक करेंगे एक्सपेंडिचर साइड से। अब तक हम रिलेशनशिप पढ़ते आए हैं प्राइस और डिमांड का, बट यहां हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे प्राइस और एक्सपेंडिचर का, कि प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से एक्सपेंडिचर किस तरीके से चेंज होता है, वो हम इस मेथड के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अंडर दिस मेथड वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय एग्जामिन द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है प्राइस में चेंज हो जाने की वजह से। अब सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? देखो, मैंने आपसे कहा कि मैं 2 पेन खरीद के लेकर आई हूं और एक पेन की कीमत 25 रुपए है। तो आप बताइए कि मेरा टोटल खर्चा कितना होगा? 50 रुपए। ये आपने कैसे निकाला? आपने कहा कि आपने हमें क्वांटिटी बता दिया है कि क्वांटिटी कितनी है? 2। आपने हमें प्राइस भी बता दिया कि एक यूनिट कितने की है? 25 की। तो हमने क्या किया है? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। हमने किया 2 × 25। इसका मतलब आपका टोटल खर्चा निकालने के लिए, टोटल खर्चा मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमने किया है प्राइस इंटू क्वांटिटी, जिससे हमें यह पता चला कि आपका खर्चा हुआ है 50 रुपए का। तो बस टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो आपने यहां पर देखना है कि प्राइस का एक टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उस इफेक्ट को हमने यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हमें कभी ये देखने को मिले कि जैसे ही प्राइस बढ़ रही है टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ने की वजह से हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आ रहा है कि एक्सपेंडिचर घटता जा रहा है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और एक्सपेंडिचर में। तो ऐसे में हमारी इलास्टिसिटी कही जाएगी ग्रेटर देन 1, यानी कि जब प्राइस और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशनशिप हो? इनवर्स रिलेशनशिप हो, तो हमारा इलास्टिसिटी का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। बट वहीं पे अगर हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है एक्सपेंडिचर भी घट जाता है, तो ऐसे में हमें देखने को मिला डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ईडी है लेस देन 1, यानी कि जो हमारी डिमांड चेंज हो रही होगी वो किस प्रोपोर्शन से चेंज हो रही होगी? लेस देन 1। रिलेशन है कि प्राइस का जो इफेक्ट है ना एक्सपेंडिचर पे, वो नील आ रहा है।
यानी कि प्राइस चाहे बढ़ रही है, प्राइस चाहे घट रही है, प्राइस बढ़ी तो भी टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस कम हो गई तो भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि हमें नो रिलेशन देखने को मिला। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, प्राइस हमारे एक्सपेंडिचर को बदल ही नहीं पा रही है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जितने परसेंटेज से प्राइस बदल रही होगी उतने ही परसेंटेज से हमारी डिमांड भी बदल रही होगी, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर पे किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बात समझ आ गई। यानी कि जब इनवर्स रिलेशनशिप है तो ग्रेटर देन 1, डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो लेस देन 1, और जब कोई नो रिलेशन है तो इक्वल्स टू 1। ठीक, जब प्राइस बढ़ रही है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस में बढ़ने का जो इफेक्ट है वो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कि दोनों हमें सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं तो ईडी का आंसर क्या आएगा आपका, लेस देन 1। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। अब ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हम पहली बात तो इस मेथड को कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं प्राइस और डिमांड के अंदर, बट वो चेंजेस बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं, बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, तो ऐसे में हम ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड के हमारे पास और भी 2 नाम है, ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड। ठीक है, ये है क्या, ये करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर एट डिफरेंट पॉइंट, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी क्या है। हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा है, हमारे पास 5 डिग्रीज है इलास्टिसिटी की, कौन कौन सी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जो जाती है, 0, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 और फिर इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर ही हमारे पास 5 डिग्रीज हैं जो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाती है। तो इन्हीं डिग्रीज को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे प्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक मेथड। आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा एक डिमांड कर्व है, और इस डिमांड कर्व पे हमें कुछ 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पॉइंट डी, सी, बी, ए एंड ई, और ये सारे ही पॉइंट्स अलग अलग इलास्टिसिटीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इलास्टिसिटीज अब कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि अगर हमें सेम डिमांड कर्व के ऊपर अलग अलग इलास्टिसिटीज शो करनी है तो हम कौन से मेथड से उसको शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड से। और फॉर्मूला क्या है, द लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि एट पॉइंट ई इलास्टिसिटी क्या होगी, यानी कि इस ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है, तो फॉर्मूला लगाया हमने लोअर सेगमेंट। अब ये तो पूरा ही लोअर सेगमेंट हो गया इसका, यानी कि ई डी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके अपॉन में क्या लिख सकती हूँ, 0। अब भाई किसी के भी अपॉन में 0, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है, आंसर क्या होता है, इंफिनिटी। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, इंफिनिटी है। अब यही इलास्टिसिटी मुझे एट पॉइंट ए कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब मैंने देखा लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट मतलब ए डी, अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व यानी कि ए ई, तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या निकल कर आएगी। अब यहां पर आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी। चलो मैं इसको करने का आपको एक बहुत सरल तरीका बताती हूँ। आपने देखा एडी बड़ा है ना, एडी बड़ा है, आप कोई भी नंबर अपने माइंड में सोच लो, कोई भी ऐसा नंबर सोच लो एडी के लिए। तो मैंने सोच लिया यहाँ पर 4, ठीक है, मैंने सोचा कि ये जो एडी है इसकी वैल्यू कितनी है 4। ऐसे ही मैं कोई भी एक नंबर सोच लेती हूँ ए ई को, लेकिन वो एडी से छोटा होना चाहिए। मैंने वो नंबर सोच लिया, सपोज करो 2। ठीक, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 2, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। आगे बात समझ में, आप इस तरीके से आंसर निकाल लो। अगर आपको ये देखकर जस्टिफिकेशन नहीं होता कि यार ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो जी, अब एट पॉइंट बी पे देख लेते हैं। लोअर सेगमेंट कितना है बी डी, अपर सेगमेंट कितना है बीई। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बी इस पूरे डिमांड कर्व को इक्वली डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, यानी कि जितना बी डी है उतना ही बी ई भी है।
और अगर ये दोनों सेम है तो क्या ये आपस में कट नहीं जाएंगे? जब कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहां पे इलास्टिसिटी कितनी है? 1। ऐसे ही अगर मुझे एट पॉइंट सी चेक करना है तो क्या है हमारा लोअर सेगमेंट? CD अपॉन में अपर सेगमेंट कितना है हमारे पास? CE। ठीक, अब यहाँ पे लोअर सेगमेंट छोटा हो गया ना, तो मैंने कोई एक नंबर नोट कर लिया, सपोज करो अब यहाँ पे मैंने 2 से लेट कर लिया। अपर सेगमेंट ज्यादा है, मैंने इसे 4 नोट कर लिया। आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, 0.5। और 0.5 1 से बड़ा है छोटा है? तो लेस देन 1। आ रही बात समझ में? हाँ जी। उसके बाद एट पॉइंट D लोअर सेगमेंट ही नहीं है इसका, अपर सेगमेंट पूरा ED, न्यूमरेटर में 0 है, क्या आना चाहिए आंसर? 0। जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो यहाँ ED क्या है? 0। तो इस तरीके से यहाँ 5 डिग्रीज एक ही डिमांड कर्व पे शो की जाती है। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड। जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने मेथड्स पढ़े हैं सब हमें प्रोफेसर मार्शल ने दिए हैं। आपको नाम याद रखना है, कहीं में पूछ लेते हैं कि ये मेथड्स किसने दिए हैं। ये पूरी यूटिलिटी अप्रोच हमें जो दी थी वो प्रोफेसर मार्शल ने ही दी थी, और हमने जो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटीज पढ़ी हैं ये भी हमें प्रोफेसर मार्शल ने ही दी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पूरा यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब बस 1-2 इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत इजी हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये डन। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर ये 2 फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। पहला है हमारे पास द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको डेटा परसेंटेज की फॉर्म में है तो आप इससे निकाल सकते हो इलास्टिसिटी। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा Q, डेल्टा मींस चेंज, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल या इनिशियल, बोलो बात एक ही है, इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, वो अब हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लो कि कौन से 2 फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज करने हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। A consumer buys 100 units of a good at a price of ₹5 per unit। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक कंज्यूमर 100 यूनिट खरीदता है जब उस कमोडिटी की प्राइस 5 पर यूनिट थी। ठीक है, यानी कि जब एक यूनिट 5 रुपए की थी तो हमने ऐसी 100 यूनिट खरीद ली। When the price changes, he buys 140 units। और जैसे ही प्राइस बदली उसने अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर 140 कर ली। अभी उन्होंने हमें प्राइस नहीं बताया कि कितनी प्राइस पे हुआ ये। व्हाट इज द न्यू प्राइस? तो बेसिकली उन्होंने आपसे यही न्यू प्राइस पूछी है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस नई प्राइस को x मान लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि किस प्राइस पर 140 यूनिट खरीदी गई है, वही हमें कैलकुलेट करनी है, तो मैंने उसी को x मान लिया है। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, और अगर इलास्टिसिटी क्या है आपकी? -2 है। अब ये बात मैंने आपको इलास्टिसिटी पढ़ाते हुए बता दिया था कि ये जो माइनस का साइन है ये क्या सिग्निफाई करता है? दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो न्यूमेरिकली भी आपको इस माइनस साइन का यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहां पर मेरे को ED क्या दिया है? मुझे उन्होंने ED दिया है -2, तो आपको -2 ही लिखना है। तो आपको -2 ही लिखना है। उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी, आप देखो ना क्वांटिटी कितने से चेंज हुई है। पहले 100 यूनिट्स ले रहे थे आप, फिर आपने वो यूनिट्स बढ़ाकर 140 कर दी, तो आपने कितने से यूनिट्स बढ़ाई हैं? बढ़ाई कितने से, चेंज कितने से किया है? 40 यूनिट से। तो यहां पर आप लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। प्राइस कितने से चेंज हुई? मुझे पता ही नहीं है दोनों प्राइसेस के बारे में, पर चेंज कैसे निकाल सकती हूँ मैं? x - 5। जैसे यहां आपने क्वांटिटी निकाली 140 - 100, लाइकवाइज प्राइस भी कैसे निकलती चेंज? x - 5। तो मैंने यहां लिख दिया x - 5। ठीक, अब इनिशियली प्राइस क्या थी? स्टार्टिंग में प्राइस क्या थी? 5 रुपए, और उस 5 रुपए पे आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 100। बस अब आपको इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। बची है, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है x - 5 जब हमने सॉल्व किया। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x और -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा? प्लस का 10 इक्वल्स टू में 2।
उसके बाद -2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 10, मैंने 10 को उधर ले गई। अब यहाँ पे -2x इज इक्वल्स टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 8/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 4, और x हमने किसको माना था, अपनी न्यू प्राइस को, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि जब प्राइस 4 हुई तब हमने अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर कितनी कर दी थी 140। हो गया आंसर सॉल्व, ठीक है, निकल गया आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो गुड की इंफॉर्मेशन है, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। उसी के रिगार्डिंग उन्होंने हमसे अलग अलग 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हिसाब से अपना सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स वुड बी। गुड एक्स के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि गुड एक्स की प्राइस पहले 10 थी और अब 12 हो चुकी है, तो कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज पूछा सिर्फ हमसे। तो कैसे निकालते हैं, देखो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो फॉर्मूला इज चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, या इसको सिंबॉलिकली अगर आपको लिखना है तो चेंज इन प्राइस अपॉन में प्राइस इनटू 100, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आप बताइए आपकी प्राइस कितने से चेंज हुई है, पहले 10 थी अब 12 हो गई है, 2 रुपए से बढ़ गई है, यानी कि चेंज आया है 2 रुपए से। पहले कितनी थी 10 इनटू में 100, तो जी आपका आंसर क्या आ गया है 20%, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, आगे चले। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई वुड बी। उन्होंने हमसे गुड वाई की इलास्टिसिटी पूछी है। अब मैं कहूंगी आप गुड वाई की इलास्टिसिटी खुद निकालिए, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से। कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे आप, ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इससे एक बार साथ साथ खुद निकालने की कोशिश करो कि ईडी क्या आएगा। तो आपने निकाल लिया होगा आंसर। अब एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले है चेंज इन क्वांटिटी। अगर मैं गुड वाई में देखूं तो पहले क्वांटिटी 6 यूनिट की थी, उसके बाद वो 4 यूनिट हो गई है, तो इसका मतलब 2 यूनिट से क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। और जब क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन भी लगाना होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा -2। उसके बाद चेंज इन प्राइस, लेकिन प्राइस बढ़कर 10 से 12 रुपए हो गई है, तो 2 रुपए से प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस +2 आएगा। उसके बाद हमारी ऑलरेडी प्राइस कितनी थी 10, और उसी पे हमारी क्वांटिटी कितनी थी 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ईडी का आपका आंसर आएगा 1.67। हम माइनस साइन को इग्नोर करते हुए अपने सॉल्यूशन को देखते हैं, तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए। क्लियर, चले आगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच गुड विल हैव रिलेटिवली फ्लैटर डिमांड कर्व। अब सबसे पहले तो हम इस चीज को समझते हैं कि फ्लैटर डिमांड कर्व से उनका क्या मतलब है। जब हमने डिग्रीज पढ़ी थी ना, तो डिग्रीज पढ़ते हुए टाइम हमने डिमांड कर्व की शेप्स के बारे में पढ़ा था, जहां मैंने आपको कहा था कि आपको शेप बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो जैसे मैंने कहा कि इलास्टिसिटी 0 है, तो 0 इलास्टिसिटी पर डिमांड कर्व की शेप क्या होती है, जीरो इलास्टिसिटी का मतलब है कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है, डिमांड बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में डिमांड कर्व बनता था पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिमांड बिल्कुल सेम जा रही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इलास्टिसिटी <1 है, यानी कि डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा जितना चेंज प्राइस में आ रहा था, तो आपका डिमांड कर्व बना था स्टीपर। फिर हमने पढ़ा इलास्टिसिटी <1, जहां पर हमने देखा कि जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रही है उससे ज्यादा परसेंटेज से डिमांड चेंज होती है, तो वहां बना था फ्लैटर डिमांड कर्व। फिर इलास्टिसिटी =1, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज होती है उतने ही परसेंटेज से डिमांड भी चेंज होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इलास्टिसिटी =∞, यानी कि डिमांड चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, प्राइस में इफेक्ट हम देख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा डिमांड कर्व कैसा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन। तो अभी जब मैंने आपको फ्लैटर बताया, तो फ्लैटर आपको कहां देखने को मिला, जब इलास्टिसिटी <1 होगी, ठीक है।
तो मुझे ये पता चल गया है कि अगर फ्लैटर डिमांड कर्व देखना है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब इन चारों ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊं, यानी कि जो अनफिट ऑप्शंस हैं मुझे उन्हें हटाना है, तो भाई लेस देन वाले तो मैं हटा ही दूं, सी और डी तो एलिमिनेट हो ही गया। अब मुझे ये पता लगाना है कि ए आंसर है या बी आंसर है। मुझे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा बोथ ए एंड बी, इसका मतलब दोनों में से सिर्फ एक का आंसर ही ग्रेटर देन 1 रहा होगा इलास्टिसिटी का। बात समझ आ रही है? और ऑलरेडी मैं गुड वाई की इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर चुकी हूं, जिससे मैंने देखा कि आंसर 1.67 आया है, ग्रेटर देन 1 आया है, तो मुझे इसी से ही इसका आंसर मिल गया है। मुझे फ्लैटर डिमांड कर्व के लिए क्या ढूंढना था कि दोनों गुड में से किसकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है, तो मुझे पहले दोनों की इलास्टिसिटी पता होनी चाहिए ना। y की मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ, क्यों 1.67 है, x की और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बट क्यों करूं कैलकुलेट? दोनों में से किसी एक का आंसर ही तो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। ऑब्जर्वेशन से हो गया हमारा आंसर, हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का, इसके बाद आपका ये चैप्टर डन हो गया, जितने न्यूमेरिकल्स हमें करने थे। ड्यू टू 10% फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उन्होंने कहा कि एक कमोडिटी की ना प्राइस 10% से फॉल हो रही है, यानी कि आपको दे रखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना दे रखा है? 10% से फॉल, यानी कि आप लिखोगे -10। ठीक, आगे लिखा है इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 400 टू 500, लेकिन प्राइस फॉल हो जाने की वजह से क्वांटिटी 400 से 500 यूनिट की हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ईडी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा इलास्टिसिटी का। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए मेरे सामने अब ये प्रॉब्लम है कि मैं इसका सोल्यूशन निकालूं कैसे, क्योंकि ईडी का फॉर्मूला जो अब तक हम इस्तेमाल करते आए हैं वो कौन सा? क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। मेरे पास क्वांटिटी की तो पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्राइस तो उन्होंने मुझे एक भी नहीं बता रखी है, तो मैं कैसे निकालूं? परसेंटेज है लेकिन मेरे पास प्राइस की, तो ऐसे में हम स्विच करेंगे परसेंटेज मेथड की तरफ, जो कि क्या था वहां पे, क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मेरे पास प्राइस का परसेंटेज चेंज तो है 10%, क्वांटिटी का नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो 400 से 500 यूनिट हो गई। क्वांटिटी कितने से चेंज हुई है? पॉजिटिव 100 से, पहले कितने की थी? 400 की, इनटू 100, तो ये आया 25%। ठीक, तो अब आप इस फॉर्मूले में अगर इसको लगाओगे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको दे रखा है माइनस का 10, तो आपका ईडी का आंसर क्या आया? माइनस का 2.5। तो देखो जरा ऑप्शन में आपका आंसर आपको कहां दिख रहा है? आए क्या हुआ भाई? 100, ये मैंने यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं करी है, 25 चौक 100 ही तो होता है यार, आंसर तो 2.5 ही आ रहा है। एक मिनट, ऑप्शन तो मैंने किसी और के लिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर? बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारी इलास्टिसिटी आई है 2.5। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, और न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं।